जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है वैसे वैसे बहुत सी बीमारियां भी हमें घेर रही हैं। ऐसे में एक हेल्थ इशू काफी फेमस है जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है बल्कि एक मेंटल डिसऑर्डर है जो पीड़ित के व्यवहार पर असर डालती है। ये बच्चों को ट्रिगर करती है, यानी कि ये 1.5 से 2 साल के बच्चों को बहुत जल्दी ट्रिगर करती है। इसके लक्षण बच्चों में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में डिसऑर्डर का समय रहते अगर इलाज कर लिया जाए तो काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। आइए आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रघु भैरव। रघु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कपिला मैम, थैंक यू सो मच जी। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म की और आप एक फाउंडेशन भी रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो हमारा व्यूअर है हम यही जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म एक्चुअल में है क्या। ऑटिज्म जो है मैम, ये एक तरह की कोई बीमारी नहीं है, इट्स ए कंडीशन जिसको हम मतलब समझाएं, लोगों को बताएं तो लोग इसका नाम सुन के आजकल डर जाते हैं या उनको लगता है पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स ए कंडीशन। इसे ये मैनेजेबल है जी। बस ये है कि इसका सही डायग्नोज सही एज पे हो जाए। तो इसमें हम हमेशा कहते हैं कि इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है, सबसे कारगर चीज़ है वो है अर्ली इंटरवेंशन। बच्चे का जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाता है, जैसे आपने बताया कि इसका 1.5 से 2 साल पे डायग्नोज, बच्चे को इसके सिम्टम्स जो हैं वो 1.5-2 साल में नज़र आने शुरू हो जाते हैं, लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है। पर जनरली पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो सिम्टम्स हैं क्या। मैं सबसे पहले आपको उसके सिम्टम्स बताना चाहूँगा। इसमें इसके वैसे तो सिम्टम्स बहुत हैं मैम। हम हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू मेट ए 1 पर्सन इन ऑटिज्म सो यू मेट ए ओनली 1 टाइप ऑफ ऑटिज्म। सो अगर आप एक ही बच्चे से मिले हैं तो आप एक ही तरह के ऑटिज्म को जानते हैं। ऑटिज्म इतने तरह के कि जिसको ब्रीफ करना इस वीडियो में या इसमें एक चैनल में पॉसिबल नहीं है। अलग अलग बच्चे के अलग अलग सिम्टम्स। यस, इसमें हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी नीड डिफरेंट है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है, उसके अपनी तरीके डिफरेंट हैं। सो हर बच्चा अपने आप में अलग है। ये सारे बच्चे एक तरह के सेम नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि इफ़ यू मेट ए 1 person so you met only one autism, right? So इसमें कुछ बेसिक इंडिकेशन है जो कि पेरेंट्स को पता होने चाहिए या लोगों के लिए हम जनरल बता सकते हैं। उसमें सबसे जो बेसिक है वो है कि आप बच्चे को उसके नाम से बुलाते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, मुड़ के नहीं देखता। जैसे आप उसका नाम बुलाते रहो वो अपनी मस्ती में खेलता रहता है। प्रॉपरली आई कांटेक्ट ना करना, आपसे आंखें से आंखें मिला के बात ना करना, बच्चों के साथ मिक्सअप ना होना, बच्चों के साथ खेलना नहीं, अकेले रहना पसंद करना, जिद करना, ज़्यादा जिद्दी होना, टिक के ना बैठना, हर टाइम उछल कूद करते रहना। जनरली बच्चों के साथ मिलके खेलने के बजाय अकेले ही एक टॉयज के साथ खेलते रहना या एक कुछ चीज़ों के साथ फैसिनेशन हो जाना कि उनको वही चीज़ें हर टाइम में हाथ पे चाहिए और वो खिलौनों के साथ खेलने के बजाय उसको गोल गोल घुमाते रहना, पंजों के बाहर चलना जिसको टो वॉकिंग कहते हैं, किसी साउंड के पसंद ना आने पे कानों पे हाथ रखना, ऐसे कानों में उंगलियां डाल लेना, बाइट करना, खुद को मारना, सामने वाले को मारना। सो ऐसे बहुत सारे इसके इंडिकेशंस हैं। किसी तरह का डर भी रहता है मन में। डर मैम ऐसा है ना, वो मैं तो इसको अगर मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जिसमें आपको वो डर की चीज़ बता पाऊँ। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को समझना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों बात कर रहे हैं, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको किसी ना किसी तरीके से तो एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, या तो उछल कूद करके या जंपिंग करके या हैंड फ्लैपिंग करके, मतलब कुछ भी, स्पिनिंग करके, कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें होता क्या है ऑटिज्म में? ऑटिज्म यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा बड़ी इजीली आपकी बात को समझ नहीं पाता और अपनी बात को भी इजीली आपको समझा नहीं पाता। तो जब ऐसा होने पे हम क्या करते हैं कि अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको किसी ना किसी तरीके से तो निकालेंगे, या ज़्यादा हंसना शुरू कर देंगे या रोना शुरू कर देंगे, या हम वो मुझे लगता है कि वो अपने एक्सप्रेशन समझाने की कोशिश करते हैं और जिसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मोस्टली जनरली पेरेंट्स को लगता है कि यार ये सुनता ही नहीं है। वो सुनेगा तब ना वो उस बात को समझ पाएगा। जब वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा, उसे पता ही नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कि आप मुझे रघु कह के बुला रहे हैं और मुझे रघु का मतलब ही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता कि मेरा नाम रघु है इसलिए मुझे रघु बुलाया जा रहा है, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड क्यों करूँगा? बट कई बार कई पेरेंट्स के मन में ये भी होता रहता है कि जहाँ तक मैंने भी देखा है कि अगर हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है
उन्हें पता नहीं है, बावजूद इसके वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तो 1.5-2 साल का है, एज आएगी तो ठीक हो जाएगा। मैम इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है, क्योंकि ये जो है ना, अब जर्नली 1.5-2 साल बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब 1.5-2 साल के बच्चे को आप 10 बार भी बुलाएंगे, वो नहीं रिस्पॉन्ड करता तो हम समझ ही नहीं पाते। हमें कहता है जर्नली वो वैसे ही मस्त है। अगर मैं कहता हूँ वही आप 10 साल के बच्चे को 2 बार बुलाएं तो आपको चिंता हो जाएगी। सो वही चीज़ है, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा अगर किसी बच्चों के साथ नहीं भी मिक्स हो रहा तो हम कहते हैं कि कोई नहीं, ये वैसे नहीं। पेरेंट्स तो इसी बात के लिए रह जाते हैं कि नहीं ठीक है जी, आगे हो जाएगा सही, अभी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है कोई बात नहीं। बिल्कुल, यही इसीलिए मैं हर बार हम अपनी बहुत सारी वीडियोस में लोगों को अवेयर करने में लगे हैं, क्योंकि यही एक राइट एज है। मैं मानता हूं कि आप ये समझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते भी हैं। हम ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म की भी बात कर सकते हैं। एक होता है जेन्युइनली ऑटिज्म है और एक है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म जो होता है कि जैसे कि कोविड में बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, बच्चों ने एक्सप्लोर करा ही नहीं, बच्चे बाहर निकले ही नहीं, सो उसमें वो स्क्रीन के साथ बॉन्ड हो गए, टीवी के साथ बॉन्ड हो गए, तो वो एक वर्चुअल ऑटिज्म की बात करते हैं। उसमें पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, पर मैं कहता हूं उसको ऐसे सोचना क्यों। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि बच्चे का जो प्रीशियस टाइम है, अर्ली इंटरवेंशन का हम इसीलिए शो डालते हैं, क्योंकि हमारी न्यूरोसाइंस कहती है कि 5 साल तक बच्चे के जो ब्रेन सर्किट है वो 100% बनते हैं, यानी कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो 100% होती है। और ये जो ऑटिज्म है ये कोई बीमारी है नहीं, ये कंडीशन है। सो जितनी जल्दी उसकी अर्ली इंटरवेंशन हो जाएगी उतनी जल्दी उसकी लर्निंग बेटर हो जाएगी, उसके बिहेवियर जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सो अगर हम उसको इग्नोर करेंगे और अगर हम सोचेंगे कि कोई लेट ही बोलता है, ये ऐसे ही कर रहा है, तो उसका एक प्रीशियस टाइम हम गवा रहे हैं मैम। बिल्कुल। सो मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से यही रहती है कि उस प्रीशियस टाइम को गवाइए नहीं। मैं कहता हूँ कुछ नहीं भी है तो हमें कंसल्ट करने में क्या प्रॉब्लम। मतलब पेरेंट्स को अगर ये लगता है कि हमारा बच्चा कोई भी एक्टिविटी में पीछे है जी, तो उसे इग्नोर ना करें, ना करें। यस बिल्कुल, ऐसे ही मतलब आपकी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं वो यही चीज है कि छोटी छोटी बातों पे भी आजकल ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जर्नली हम इस फील्ड में हैं, अब हम बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते रहते हैं। उसमें ऐसा ही होता है कि बच्चे का डायग्नोस होने के बावजूद भी, पता चलने के बावजूद भी वो कहते हैं जी हमें 1.5 साल पहले किसी ने बोला था पर हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमें लगा जर्नली बच्चा ऐसे करता है। और वो हमारे पास पहुंचते हैं 3 साल पे, 4 साल पे, तब वो कहते हैं, जब उस पे बच्चे में चेंज आना शुरू हो जाता है तो फिर उनको लगता है कि यार हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें 1.5 साल पे ही आ जाना चाहिए था, हमें 2 साल पे ही आ जाना चाहिए था। क्योंकि जितनी जल्दी हम उसको पकड़ लेते हैं उसका उतनी ही जल्दी मैनेज होना ईजी हो जाता है। क्योंकि आप समझिए ना, एक बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का या 2.5 साल का है, वो एक बिहेवियर कर रहा है, वो टो वॉकिंग कर रहा है, पंजों के बाहर चल रहा है, कानों पे हाथ कर रहा है, अलग अलग साउंड निकाल रहा है, रॉकिंग बिहेवियर कर रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता। यही बच्चा 5 साल का या 6 साल का या 7 साल का कर रहा है तो फिर वो कितना ऑकवर्ड, ऑफेंडेड सा फील होना शुरू हो जाता है। ये पेरेंट्स को यही समझाना है कि अगर हम उसका इलाज हमारे पास है, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, तो हम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। जी जी, यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगी कि इसी को लेके आप जो फाउंडेशन रन कर रहे हैं, केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आया आपके मन में कि मुझे एक इस तरह के डिसऑर्डर के लिए काम करना है? मैं हमेशा कहता हूँ जिस तन लागे सो तन जाने जी। सो मैं इस फील्ड में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे घर में, खुद के घर पे एक स्पेशल बच्चा है, मेरा खुद का बेटा जिसका नाम संयम है, जो आज 13 साल का हो रहा है। सो वो एक स्पेशल चाइल्ड है जी। और ये इनिशिएटिव मैम मेरा नहीं था, ये इनिशिएटिव मेरे वाइफ का था, जिनका नाम निधि है। सो ये इनिशिएटिव निधि ने लिया था क्योंकि वो सईम के साथ काम कर रही थी, तो उसे ऐसा लगता था कि अभी एक ऐसे सेटअप की या ऐसी फाउंडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हर पेरेंट्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फाउंडेशन की बात इसलिए कम करता हूँ, लोगों को लगता है फिर हम कहीं अपनी फाउंडेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। मैं यहाँ लोगों तक सिर्फ ऑटिज्म की अवेयरनेस के लिए आया हूँ, ताकि उनको पता लग पाए, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो टाइम रहते अपने घरों में ही रह जाते हैं या उस डिनाइल मैकेनिज्म को पकड़ के रखते हैं या अवॉइड करते हैं, किसी से डिस्कस ही नहीं करना चाहते। मैं उन्हें अवेयर करना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको टाइमली इसे किसी प्रोफेशनल से या किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए। सो उसमें ऐसा था कि मैं जब सईम का डायग्नोज हुआ था, सईम का डायग्नोज 2.25 साल पे हो गया था, अर्ली इंटरवेंशन हो गई थी, मतलब आपको पता लग गया था। उसके बावजूद भी हम उस चीज को क्योर नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें ऐसे सेटअप ही नहीं मिले जो दिमाग से नहीं दिल से काम करे। सो वो एक, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस फील्ड में काम ना दिमाग के साथ साथ दिल का भी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसे, हम एक जर्नली 3 वर्ड यूज करते हैं, लोग कहते हैं जी इससे कैसे जीता जा सकता है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आप इसे अंडरस्टैंड करें, समझिए। जब आप समझेंगे तो आपको प्यार अपने आप हो जाएगा। जब आप प्यार हो जाएगा, यानी कि अंडरस्टैंड, लव, एक्सेप्ट, पहले आप उसे समझें,
जब समझेंगे तो प्यार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्यार हो जाएगा तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। जब तक हम उस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल। सो वही उसको समझना बहुत जरूरी है। तो निधि को ऐसा लगता था कि लोग अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने पैसे से मतलब है। उनको ऐसा लगता था कि यार एक बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है तो वो सालों साल आता ही रहे। सो सालों साल आने से उनकी इनकम बनती रहती है। बट आप उस पेरेंट्स को तो देखो, वो सालों साल कैसे उस चीज को मैनेज कर सकता है, उस पैसे को, उस हडल्स को, उस सारी चीजों को। तो निधि का एक विजन था कि हम कभी इस फील्ड में कुछ करें। ये अभी जर्नली एक माइंड में थॉट था, जैसे जर्नली हर पेरेंट्स का ही होता है। मैं कहता हूँ इस फील्ड में अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो हर पेरेंट्स का होता है कि मैं भी कुछ करूं, पर वो तब कभी ऐसा विजन नहीं था कि कुछ ऐसा कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली निधि का कैंसर डायग्नोज हो गया डायरेक्ट 4 स्टेज। सो डॉक्टर ने बोला कि उसके पास लाइफ बहुत कम है। जब उसको इस मैसेज उस तक मिला या जो चीजें हुई, तो तब उसकी एक क्यूरियोसिटी और बढ़नी शुरू हुई कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ। तो फिर उस इनसिक्योरिटी ने इस फाउंडेशन को जन्म दे दिया मैम। सो उस इनसिक्योरिटी ने इस फाउंडेशन को बना दिया कि उसको हमेशा होता था कि व्हाट आफ्टर मी, सो मेरे बाद मेरा बच्चा कौन देखेगा। तो उसको दूसरा ये हो गया कि यार मैं तो जा ही रही हूँ, सो क्यों ना हम जो भी मेहनत हमने करी है वो हम अपने बच्चे के साथ साथ और बच्चों के लिए भी कुछ कर पाए। सो उसने इस फाउंडेशन को मैम स्टार्ट करा था। सो वो तो कारवां आज बढ़ते 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 यहाँ तक एग्जैक्टली। तो अभी जैसे आप सिंगल पेरेंट हैं जी मैम, तो क्या और बच्चा जो है आपका ऑटिस्टिक है, फाउंडेशन भी रन कर रहे हैं आप, साथ में और भी कई सारी चीजें पैरेलली लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या चैलेंजेस आपके लिए आते हैं? चैलेंजेस तो मैम देखिए एक नॉर्मल बच्चे में भी बहुत सारे आते हैं। इसमें तो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से जो मेरे कुछ स्पेशल पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है या क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, कितनी बड़ा टास्क है। बट मैं आज पेरेंट्स को यही समझाना चाहता हूँ कि ये वो कहते हैं ना मतलब दूर से सब चीज़ें मुश्किल लगती हैं। जब मैंने अपने बच्चे को समझना शुरू करा मैम, क्योंकि जब तक निधि थी तब तक तो मैंने उसके साथ नहीं काम करा, मेरा ये गिल्ट मेरे अंदर है। जब तक निधि थी तब तक मैं उसे टाइम नहीं दे पाया। बट आफ्टर निधि अब सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये समझ आ गई कि ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। बस ये एक समझने की बात है, एक बॉन्ड बनाने की बात है। एक उस बच्चे के साथ आपका ऐसा बॉन्ड बनना चाहिए, आप उसे लगे कि मुझे कोई समझ रहा है। और आप अपने बच्चे को समझना है, हमें किसी को थोड़ी ना आप समझ रहे हो। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चे को समझिए, और ये बहुत इजी टास्क है। नो डाउट टफ है, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं है कि काम करना कैसे है। जब उनको समझ आ जाएगा, मेरे लिए भी आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले ये इतना बड़ा टास्क था कि मेरे को तो सेम को खाना खिलाना भी ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा टास्क है, बाकी तो सारी चीज़ें छोड़ ही दो। आज मुझे उसके साथ सुबह से लेके सारा दिन स्पेंड करना कहीं भी मुश्किल नहीं लगता। आज वो मेरे साथ मैम हर वो चीज़ करता है जो नॉर्मल बच्चा करता है। वो मेरे साथ ट्रैवल करता है, वो मेरे साथ रेस्टोरेंट जाता है, वो मेरे साथ बाहर खाना खाता है, वो मेरे साथ मेला देखने जाता है, वो मेरे साथ शॉपिंग देखने जाता है।